नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, है ना। और इकोनॉमिक्स में भी वो वाला पार्ट देखेंगे जो प्री में ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसे आने वाली समीक्षा जो परीक्षाएं हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी की होगी, है ना, यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा जो होगी, उसके लिए हम लोग आज से इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। और प्री के जो पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, उसी पर्पज से ये देखा गया है किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि मेंस का अलग देखा है हम लोगों ने, पहले भी कुछ पॉइंट मेंस के देख चुके हैं हम लोग, और इसके बाद भी कुछ कुछ देखते रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स में जो प्री में पूछा जाता है, वो वाला सेक्टर हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ क्लासों में 10 से 12 क्लास, 10 क्लास मैक्सिमम जाएंगी, उसमें हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। देखते हैं आज इंट्रो के तौर पे, और कल से तो लगातार फिर हम लोग इसको देखते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, एक पॉइंट ये इसमें है कि जनक, तो जनक पूछा जाता है। जनक सबको याद रहता है ना, एडम स्मिथ, ये सबको पता होगा। अब हम लोगों को इधर देखना क्या है, तो यहाँ पर देखना है हम लोगों को कि सबसे पहले इसका अनुमान भारत में किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने, है ना। दादा भाई नौरोजी का नाम सबसे पहले आता है। कब लगाया था इन्होंने? ये लगाया था 1868 में। इनकी एक बुक थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो बुक का नाम जरूर पढ़ा होगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। वो दादा भाई नौरोजी की थी। उसमें भारत की अर्थव्यवस्था का पहली बार अनुमान लगाया गया था। फिर उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद किसने बेहतर अनुमान लगाया? तो वो थे पीसी महालनोबिस, है ना। तो पीसी महालनोबिस ने। तो ये इनको पढ़ेंगे हम लोग 5 ईयर प्लान, जब हम लोगों ने पढ़ा था तब इनको पढ़ा था। और फिर से 5 ईयर प्लान जब पढ़ेंगे तो फिर से इनका नाम आएगा। तो ये नाम दो तीन हमें याद रखने हैं इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र शुरू करने से पहले, ठीक है। एक तो एडम स्मिथ साहब का, जो कि इसके जनक कहलाते हैं। दादा भाई नौरोजी साहब का, जिन्होंने पहली बार अनुमान लगाया। फिर पीसी महालनोबिस, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के बाद अनुमान लगाया, ठीक है। ये देख लिया। अब लोग हम लोग देखते हैं सेक्टर। तो सेक्टर में कई जगह आप लोगों को मिला होगा कि ऐसे सेक्टर लिखा होगा, और सेक्टर में सीधा आ जाता होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। लेकिन ऐसे नहीं देखेंगे, हम लोग थोड़ा ऐसे समझेंगे कि भाई सेक्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचर, है ना। फिर टर्म्स देखेंगे, इसके टर्म्स क्या होते हैं। फिर ओनर देखेंगे कि कौन किसके हाथ में रहता है, स्वामित्व किसका रहता है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नेचर को। नेचर में क्या देखना है हमें? सबसे पहले नेचर में देखना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कईयों बार पढ़ा होगा। लेकिन आज हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, वो नेचर से जुड़ा हुआ होता है। आप लोग ऐसे याद रखिए, नेचर से। नेचर से मतलब कैसा? सारी चीजें आपको नेचुरल ही मिलेंगी, प्राथमिक क्षेत्र में ही आती हैं वो। जैसे देखिए कृषि है, तो कृषि में कुछ वो नहीं रहता है, सब नेचर से जुड़ा हुआ होता है। पशुपालन हो गया, हमारा खनन हो गया, है ना। और जैसे मान लीजिए मत्स्य पालन भी हो गया। तो ये सब आ जाता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। कृषि जो है, कृषि में सारी चीज़ों की कृषि जो हो रही है, कृषि के माध्यम से जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। पशुपालन भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। खनन, किसी भी चीज़ का खनन हो, वो प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। मत्स्य पालन वगैरह भी प्राइमरी सेक्टर में ही आता है, ठीक है। अभी देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेंगे। अब देख लीजिए, मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में बात क्या हो जाती है? प्राइमरी सेक्टर से कुछ वस्तु मान लीजिए उठा ली, है ना। और फिर सेकेंडरी सेक्टर में उसका तब आ जाएगा वो, जैसे ही निर्माण और विनिर्माण उसका किया जा रहा है। तो जैसे ना, कुछ भी चीज होती है वो तीनों रूप से गुजरेगी, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। लेकिन हम लोगों को समझना है कि ये किस रूप में हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, है ना। अब टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं। देखिए टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? परिवहन आ जाता है, पुलिस, अस्पताल भी आ जाएगा, है ना। संचार, बैंक, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, दुकान और सेवा। जिस क्षेत्र में जहां पर भी सर्विस की बात हो रही हो, यदि सर्विस की बात हो रही हो, आपको सर्विस समझ में आ जाए कि यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है, तो समझ लीजिए वो टर्सरी सेक्टर में हमारा आ जाएगा, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। पहले तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से रहते हैं। देखिए कहानी के तौर पर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए परिवहन, परिवहन हो, चला रहा है कोई गाड़ी, है ना, तो परिवहन में आ जाएगा। ट्रक कोई चला रहा है मान लीजिए, परिवहन में आ जाएगा। फिर हो गया उसका एक्सीडेंट, तो क्या आएगी? पुलिस आ जाएगी, है ना। फिर पुलिस कहाँ ले जाएगी? हॉस्पिटल में ले जाएगी, है ना। हॉस्पिटल से फोन करेगी, संचार के माध्यम से घर वालों से कांटेक्ट किया जाएगा, और घर वाले फिर बैंक से पैसा लेकर आएंगे, है ना। एक तो ये कहानी कर लीजिए आप लोग, तो पांच छह चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी आपको, है ना, कभी भी दिख गई। वैसे तो जहाँ पे सर्विस की बात हो जाए, तो सर्विस जहाँ भी दिख जाएगी वहां पे आपको टर्सरी सेक्टर आंख बंद करके लगा देना है। लेकिन फिर भी अगर याद करना है तो ये पॉइंट आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए परिवहन है ना, ट्रक चला रहा है कोई चालक, है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस आएगी। पुलिस आएगी तो वो कहाँ ले जाएगी? उसको हॉस्पिटल ले जाएगी, और हॉस्पिटल से बात करेगी घर वालों से कि भाई इसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो घर वाले बैंक से क्या लेकर आएंगे? पैसा लेकर आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे।
अब मान लीजिए घर वाले क्या बात करेंगे कि अगर शिक्षा दिलाई होती तो इसको नौकरी मिल गई होती, या फिर ये व्यापार कर रहा होता, या दुकान चला रहा होता, या फिर कहीं पे सर्विस कर रहा होता है, ऐसे बैंक बैंक में सर्विस कर रहा होता है, या मान लीजिए कोई बड़ा होटल है वहां पे भी सर्विस, या फिर किसी भी तौर पे सर्विस की व्यवस्था कर रहा होता। तो ये सारे टर्सरी सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक, अब ये आपको आ गया होगा समझ में। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कृषि की बात हो रही है, तो सबसे पहले कृषि को ही देख लेते हैं। कृषि की बात हो रही है यदि, तो मान लीजिए आलू का एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। आलू, अब आलू कहाँ पर आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा, है ना। लेकिन आलू से अगर चिप्स बनी, तो चिप्स अगर पूछा जाएगा तो कौन से सेक्टर में पहुंच गए आप लोग? सेकेंडरी सेक्टर में पहुंच गए, है ना, क्योंकि निर्माण और विनिर्माण की जहां पर बात हो गई हो तो वो आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। अब इसको कहाँ पर बेचा जाएगा भैया? दुकान पे बेचा जाएगा। ये दुकान की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, टर्सरी सेक्टर में। तो दुकान की बात हो गई, दुकान पे इसको बेचा जाएगा, तो ये आ गया टर्सरी सेक्टर, है ना। तो ऐसे हम लोगों को चीजों को पहचानना है। एक चीज सारे सेक्टरों से होकर गुजरती है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर से। तो ये हो गया। अब और मान लीजिए एग्जाम्पल एक आध लेना हो तो देख लीजिए, जैसे खनन है, तो खनन से मान लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं क्या? मान लीजिए खनन करके निकाल रहे हैं सोना, है ना। सोना निकाल रहे हैं, है ना। मिट्टी में जो होता है, तो सोना निकाल रहे हैं, तो ये है प्राइमरी सेक्टर में, अगर आपसे खनन के तौर पे पूछा जाए। लेकिन यदि इससे कंगन बन जाए, है ना, कंगन बन गए, तो फिर ये कौन से सेक्टर में पहुंच गया? सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन कंगन बन के फिर दुकान पे पहुंचे, और दुकान से फिर बेचे जा रहे हैं, तो दुकान पर पहुंचे तो कौन सा सेक्टर हो गया? ये हो गया टर्सरी सेक्टर, है ना। तो ऐसे हम लोगों को चीजें समझनी है कि किस सेक्टर की बात हो रही है और कहाँ पर क्या कार्य चल रहा है ना। अब चलिए मान लीजिए एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कृषि में ही लेके, या मत्स्य पालन हो गया, या मान लीजिए पशुपालन हो गया, इसी को लेकर एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दुग्ध की बात हो रही है ना। तो दुग्ध कहाँ पर? दुग्ध मान लीजिए दुग्ध है नेचुरली, है ना, घर पे दुग्ध खाने की बात हो रही है ना। तो क्या होगा? तो ये तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि पशुपालन तो वैसे ही प्राइमरी सेक्टर में आता है ना। फिर उसके बाद इसकी पैकेजिंग की जा रही है, पैकेजिंग की गई तो कौन से सेक्टर में आ गया? आप खुद समझ जाओगे, सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। फिर इसके बाद ये दुकान पे बेचा जा रहा है, तो कौन सा आ गया? टर्सरी सेक्टर। ठीक, तो ये तीन चार एग्जाम्पल के माध्यम से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, है ना। अब देखते हैं आगे। अब हमारा क्या आता है? टर्म्स आती है ना। टर्म्स में क्या रहेगा? संगठित और असंगठित। ठीक है, तो संगठित और असंगठित क्षेत्र को कैसे समझना हो? देखिए, जहां पर सब कुछ पहले से फिक्स होता है वो आता है संगठित क्षेत्र में, है ना। और जहां पर कुछ भी फिक्स ना हो तो वो आ जाएगा आपका कौन से सेक्टर में? असंगठित सेक्टर में, है ना। चलिए समझते हैं। जैसे देखिए, संगठित में क्या होगा? आपका टाइमिंग फिक्स होगा कि आपको 10 से 5 जाना है ना। सैलरी भी आपकी फिक्स होगी कि इतनी सैलरी है और इतने दिनों में बढ़ जाएगी। अवकाश भी फिक्स होगा कि संडे का अवकाश है ना। तो ये टर्म्स और कंडीशन जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए तो वो हो जाएगा आपका संगठित क्षेत्र। जैसे संगठित क्षेत्र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आज के तौर पे देखा जाए तो आज के टाइम पर है वो रेलवे, है ना। मान लीजिए टीचर भी मान लीजिए अध्यापक वाला जो है, अध्यापक भी हो गया, तो ये भी संगठित क्षेत्र में हो गया। मतलब फिक्स है, वही फिक्स है कि आपको जाना है, आपको इतने दिन जॉब करनी है, आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, आपकी इतने दिन की छुट्टी रहेगी, आपको ये काम करना है ना। चलिए ये हो गया। जैसे टीचर का दिया है ना, तो टीचर में पहले ही से फिक्स होता है ना कि ये प्राथमिक प्राइवेट मतलब प्राथमिक लोगों को पढ़ाएगा, है ना, 1 से 5 तक के लोगों को पढ़ाएगा, ये 6 से 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाएगा, ये 9 से 10 के लोगों को पढ़ाएगा, ये 11 से 12 के लोगों को पढ़ाएगा, है ना। तो ये सब फिक्स होता है। तो ये संगठित क्षेत्र होता है। असंगठित में क्या हो गया? कोई उद्योग है, छोटा मोटा उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग है मान लीजिए, कोई कपड़े बेच रहा है, तो असंगठित है। आज वो किसी क्षेत्र में बेच रहा है, कल किसी क्षेत्र में बेच रहा है, जल्दी खत्म हो गया, जल्दी जल्दी दुकान बंद करके चला जाएगा, नहीं है तो फिर शांत बैठेगा, है ना। या मान लीजिए कोई त्योहार हो गया तो इसका क्षेत्र क्या, इसका जो है क्या बढ़ जाएगा? प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, है ना। त्योहार नहीं है तो कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे अब मान लीजिए रेहड़ी पटरी वाले भी हो गए, रेहड़ी पटरी वाले भी असंगठित क्षेत्र में ही आ जाएंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने समझे टर्म्स, कौन से? संगठित क्षेत्र के और असंगठित क्षेत्र के। मैं तो इसको ऐसे ही समझता हूँ कि जो भी पहले से फिक्स दिख जाए आपको कि ये क्षेत्र है, अच्छा ये क्षेत्र है, इसमें पहले से फिक्स है, तो होगा संगठित क्षेत्र, और फिक्स नहीं है तो हो गया असंगठित क्षेत्र। तो ये दोनों टर्म्स आप लोगों ने अब समझ लिए होंगे। अब हमारा तीसरे नंबर पर क्या आता है? स्वामित्व। किस चीज का कहाँ पर स्वामित्व है, ये हम लोगों को समझना है। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र में है ना, कौन सी चीज गवर्नमेंट है या मान लीजिए पब्लिक वाली है ना। तो इसको समझिए। फिर निजी क्षेत्र में प्राइवेट वालों को, है ना। और फिर संयुक्त हो, मतलब पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप भी आ गई यहाँ पर, है ना। तो पार्टनरशिप की भी बात हो रही हो, या फिर कॉरपोरेशन सरकारी सहकारी क्षेत्रों की बात हो रही हो। सहकारी के जैसे सबसे अच्छे एग्जांपल आज के तौर पे देखे जाएं अभी, तो कौन सा है सबसे अच्छा? मान लीजिए खादी ग्राम उद्योग की बात हो रही हो तो, है ना, खादी वाला, खादी ग्राम उद्योग। और
देखा जाए तो कई सहकारी संस्थाएं जो है दुग्ध क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, है ना। तो दुग्ध क्षेत्र में हो गया, तो ये सहकारी समताओं। तो ये इसमें स्वामित्व देखा जाएगा कि भैया कौन पब्लिक या मान लीजिए गवर्नमेंट के हाथ में है, कौन निजी हाथों में, कौन दोनों के हाथ में संयुक्त, है ना, पीपीपी के माध्यम से, और कौन सहकारी क्षेत्रों के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तीनों पॉइंट यहाँ से हमारे सेक्टर वाले समझ में आ गए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं, प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन, उत्पादन। उत्पादन अगर हम लोग किसी चीज का कर रहे हैं तो कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज हमारे पास पहले होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी उत्पादन आप करोगे तो सबसे पहले आपके पास पूंजी होगी, तब आप आगे की बात करोगे, है ना। फिर उसके बाद आपके पास लैंड होनी चाहिए, फिर आप उद्यमी जो है उसकी आप लोग मतलब क्वालिटी रखते हो, है ना, कुछ बनाने की या उद्योग करने की, फिर श्रमिक होने चाहिए। तो ये चारों क्षेत्र, है ना, ये चारों क्षेत्र जरूरी होते हैं एक प्रोडक्शन के लिए, है ना, एक उत्पादन के लिए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इन चारों पॉइंटों को आप बेहतर तरीके से देख लीजिए। कैपिटल, लैंड्स, है, एंटरप्रेन्योर और लेबर, ये चारों क्षेत्र पर जहां भी सरकार का पूरा जो है मतलब सरकार के कंट्रोल में ये चीजें होगी तो ये हो जाएंगे समाजवादी देश, है ना, सोशलिस्ट देश, है ना, सोशलिस्ट कंट्री हो जाएंगी ये। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रसिया या चाइना, है ना, रसिया हो गया, चाइना हो गया, है ना। तो क्या इन चारों चीजों पर, किसके पर, पूंजी पर, भूमि, उद्यमी और श्रमिक, इन चारों पर यदि ये चारों सरकार के हाथ में है तो ये समाजवादी देश कहलाते हैं। जैसे सरकार के हाथ में आप लोगों ने देखा होगा रसिया में और चाइना में सब कुछ सरकार के ही हाथ में है ना। फिर अगर मान लीजिए ये चारों पॉइंट जो कैपिटल, लैंड, इंटरप्रेन्योर और लेबर, ये चारों निजी हाथों में यदि हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा कैपिटलिस्ट कंट्री, है ना। कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे अभी सबसे बेहतर उदाहरण इसका कौन कौन सा है, जैसे अमेरिका हो गया, है ना, और न्यूजीलैंड भी हो गया, ये अभी कैपिटलिस्ट कंट्री के सबसे बेस्ट उदाहरण है ना। अब देखते हैं संयुक्त। भाई ये चारों क्षेत्र जो है ना, पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक, अगर ये चारों क्षेत्र जो है कुछ सरकार के हाथ में हो और कुछ निजी हाथों में हो, मतलब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में और कुछ प्राइवेट हाथों में हो, तो ये संयुक्त में आ जाएगा और इसको कहते हैं मिश्रित देश। और मिश्रित देश का अगर बेस्ट एग्जांपल अभी देखा जाए तो अभी हमारा भारत ही है ना। लेकिन भारत जब शुरू में आजाद हुआ था तो वो समाजवाद को ज्यादा मतलब सपोर्ट करता था, समाजवादी देश बनता था, सब कुछ सरकार के ही हाथ में था, है ना, पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक, है ना। लेकिन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन भी स्टार्ट हुआ और अब बहुत सी चीजें निजी हाथों में भी चली गई और कार्य बहुत अच्छे से चलने लगा, तो हम लोग आ गए संयुक्त में, और इसे ही कहते हैं मिश्रित देश, है ना। तो ये आपको आ गया होगा समझ में कि कौन कौन सी कंट्री कैसे कैसे बांटी जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट बेहतर तरीके से समझ में आया। अब देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में, कि राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम हमारी होती है वो कैसे निकाली जाती है, किन पॉइंटों के माध्यम से निकाली जाती है। तो ये आज हम लोग अभी कुछ चीजें आज कर लेंगे कंप्लीट और फिर कुछ चीजों को कल कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, जो कि पूछा भी जाता है कि भैया राष्ट्रीय आय को निकालता कौन है, या फिर मान लीजिए राष्ट्रीय आय को अनुमान कौन लगाता है, राष्ट्रीय अनुमान के या नाप तोल कौन करता है। तो ये करता है हमारा कौन, सीएसओ, है ना, कौन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, जो 1951 में बना था इंडिया में, ये करता है, ठीक है, भारत की तरफ से। तो चलिए देखते हैं, अब ये पॉइंट आपसे कहीं भी पूछा जाएगा तो इसको आप लोग लगा दीजिए। अगर कोई भी पूछ ले कि राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है वो कौन निकालता है, तो वो निकालता है सीएसओ, ठीक है। अब जीडीपी को समझते हैं। देखिए जीडीपी कैसे समझ आ रहा है, बेस्ट तरीके से आप लोग आज जीडीपी समझिए, क्योंकि जीडीपी आप लोगों ने कई बार पढ़ ली होगी लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। देखिए बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए। सबसे पहली बात हो रही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है ना, सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं। तो घरेलू आ गया मतलब घर में जो काम पूरा हो रहा है। देखिए मान लीजिए ये हमारा क्षेत्र है भारत का, है ना। अब यहाँ पर नक्शा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मान लीजिए ये वो नहीं है हमारा कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया हमारा भारत का क्षेत्र, ठीक। अब भारत के क्षेत्र में जो जो कार्य चल रहे हैं ना, जो जो चीजों का उत्पादन हो रहा है वो सब जीडीपी में आ जाएगा, है ना। चाहे भले ही कोई कंपनी वो दूसरे देशों की भी हो, लेकिन यदि वो भारत में आके काम कर रही हैं तो वो सब जीडीपी में आ जाएगा, ठीक। मतलब परिभाषा कैसे इसकी देखेंगे, एक साल में, मतलब एक साल कौन सा, जो वित्तीय वर्ष होता है ना हमारा, कौन सा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम होता है, तो उसी एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवा, मतलब जो गुड्स और सर्विस हैं, मान लीजिए गुड्स मतलब जो वस्तुएं हैं जिनको छुआ जा रहा है, काम में लाई जा रही हैं, जैसे मान लीजिए ट्रक है ना, तो वो तो हो गई वस्तु, और जो सर्विस दे रहा है उसका ड्राइवर, वो सर्विस हो गया। तो वस्तु और सेवा का जो अंतिम मूल्य है ना, वो क्या कहलाता है, वो जीडीपी कहलाता है,
ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चलिए फिर से देखते हैं। मान लीजिए एक साल है ना, एक साल जो वित्तीय वर्ष हमारा होता है, उस एक साल में मान लीजिए हमारा भारत देश है, तो ये जितनी चीजों को उत्पादित करेगा उसमें जो वस्तु और सेवा, गुड्स और सर्विस है ना, उनके अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। अब अंतिम मूल्य की बात होती है तो अंतिम मूल्य मैं अभी समझा देता हूँ 1 मिनट के बाद कि अंतिम मूल्य क्या होता है। इतना आपको समझ में आ गया? तो ये हमारा मान लीजिए भारत का क्षेत्र है। अब चाहे बाहर की कंपनी भी हो, चाहे हमारे देश की कंपनी हो, जो भी उत्पादन करेंगी वो सारा का सारा हमारी जीडीपी में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो जीडीपी अब देखिए यही है वो जीडीपी। और इस पे यदि टैक्स लग जाएगा तो यही तो हो जाता है जीएसटी, है ना। यही गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो है जीएसटी। तो जीएसटी तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मान लीजिए आप कोई एसी भी लेने जाते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा, गाड़ी लेने जाते हैं उस पर जीएसटी लगेगा, है ना। हर चीज़ पे जीएसटी भी लगता है। अब हमें ये नहीं समझना है, हमें समझना है भैया यहाँ पर कि अंतिम मूल्य की बात हो रही है, तो ये अंतिम मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतिम मूल्य क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं अंतिम मूल्य क्या होता है। देखिए मान लीजिए गेहूं की बात हो रही है, ठीक है। तो गेहूं, सबसे पहले गेहूं होगा। तो गेहूं आज के टाइम पे 25 रुपये मान लीजिए केजी आता है, पर केजी, है ना। फिर उसके बाद उससे बनेगा आटा, तो हो जाएगा लगभग लगभग 40 रुपये पर केजी, ठीक। और उसके बाद आटे से बनेगा क्या, मान लीजिए बिस्किट बन जाएगा, है ना। बिस्किट बन गया। तो बिस्किट जो है, और बिस्किट बनेगा ना, बिस्किट बनने बनते तक ये कितने का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, है ना, पर केजी। केजी के हिसाब से ले रहे हैं ना, ये पर केजी। मान लीजिए गेहूं लिया 25 रुपये पर केजी, आटा लिया कितना, 40 रुपये पर केजी, और फिर बिस्किट बन गया बनते बनते मान लीजिए 300 पर केजी हो गया, है ना। तो जो ये बिस्किट बन के तैयार हुआ ना 300 पर केजी में, इसी को हम लोग कहेंगे अंतिम मूल्य। अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये होता है अंतिम मूल्य। अब जीडीपी को समझ गए होंगे आप लोग। अब देख लीजिए, कई एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स बनाते हैं, है ना। एक बॉक्स बनाया, इसमें हम लोगों ने मान लीजिए जियो काम कर रहा है ना। और जियो कर रहा है कितना, 100 काम कर रहा है, ठीक। टाटा, टाटा कितना कर रहा है, 80 काम कर रहा है, ठीक है। और महिंद्रा, महिंद्रा कितना काम कर रहा है, मान लीजिए महिंद्रा की जगह कुछ और विदेशी कंपनी को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किया, किया ले लेते हैं, ठीक है। किया काम कर रहा है, ये कर रहा है 50, 50 का, ठीक है। तो अब बताइए कि जीडीपी कितनी होगी। तो देखिए जियो ने किया 100, 80 ये हो गया, 50 ये हो गया, सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर ही काम हो रहा है एक साल के दौरान, है ना। तो सबको जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, देखिए अब दिखेगा आप लोगों को। जियो ने कितने का काम किया एक साल में, 100 का, है ना। और टाटा ने कितने का किया, 80 का। और किया ने किया है 50 का। तो किया, देखिए किया का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि किया जो है वो कोरिया की, दक्षिण कोरिया की, है ना। लेकिन वो हमारे देश के अंदर उत्पादन कर रही है। तो जब देश के अंदर उत्पादन हो रहा है तो क्या वो उसमें जुड़ेगा नहीं हमारे देश की जीडीपी में, तो देश की जीडीपी में ही जुड़ेगा ये। तो कितना हो जाएगा ये, 230 टोटल। तो 230 टोटल जीडीपी निकल के सामने आ जाएगी। ये एक सरल एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही, कि मान लीजिए कि कोई उत्पादन हो रहा है 2025 में, ठीक है। 2025 में उत्पादन हो रहा है, और वो प्रोडक्ट हमारा बिक पाया 2026 में, ठीक है। मान लीजिए एक महिंद्रा ने कार बनाई, ठीक है, महिंद्रा थार बनाई, ठीक है। थार एक बनी 2025 में, और जीडीपी, सॉरी, और वो बिक पाई है कब, 2026 में। तो जीडीपी को उसको कब माना जाएगा, अरे भैया जीडीपी तो इसकी कब मानी जाएगी, 2026 की? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर उत्पादन की बात करेंगे, और ये मानी जाएगी 2025 में, है ना। सिर्फ उत्पादन की बात हो रही है ना जीडीपी में, बिकने की कोई बात नहीं हो रही भाई। बिक्री की कोई बात ही नहीं हुई जीडीपी में, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन की बात हो रही है, ठीक। तो जब उत्पादन तैयार हो गया, भाई डेटा तो निकालता है सीएसओ, जो डेटा अपने मांगेगा सब किसी से कि भाई डेटा दो, तो सीएसओ डेटा लेगा। मान लीजिए 2000 अभी 24 गुजरा है पूरा, है ना। तो 2024 में डेटा लिया होगा, गया होगा, या मान लीजिए 2025 के मार्च में डेटा लिया जाएगा सबसे, कि मार्च में आपने कितना उत्पादन किया। तो वो उत्पादन के डेटा हमारे सामने आएंगे, और उन्हीं उत्पादन के डेटा को जोड़ के हमारी जीडीपी तय होती है ना। तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एनडीपी की, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात, अभी सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर होगी शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात। चलिए भैया, शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे? अरे भैया जो जीडीपी आपका है, सरल भाषा में कहें तो जीडीपी में से बस जो उसका जो खर्चा पहले लगाया है ना, उसको निकाल दो, तो आपका निकल आएगा क्या, एनडीपी, है ना। एनडीपी बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। कैसे, देख लीजिए, मान लीजिए आप लोगों का जीडीपी जो भी आया एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में जो भी उत्पादन हुआ और जो भी जीडीपी आया,
उसमें मूल ह्रास इसको बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिएशन घटा दिया जाता है और उसके बाद जो प्राप्त होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग क्या क्या कहेंगे उसको, एनडीपी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जीडीपी से पहले जो खर्चा आपका आया है या तोड़ फोड़ जो आया, मान लीजिए कोई भी है, छोटा सा प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए एक बाइक ले लेते हैं, है ना। अब बाइक को भैया सीधा बाइक ऐसे तो उत्पादन हो नहीं गया होगा, बाइक में कोई तो लागत आई होगी पहले से, और बाइक बनाते समय कोई तो टूट फूट आई होगी, तब तो ये बाइक जाके कंप्लीट हुई होगी। तो बाइक बनाने में जो लागत और टूट फूट निकाल के जो बचा है, वो तो रहेगा आपका क्या, एनडीपी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा एनडीपी। चलिए भैया, एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपी होगा आपका जीडीपी, और जीडीपी में से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, है ना। ये अब आपको याद आ गया होगा, है ना। अब आपको ये समझ लिया, अब भैया एक और समझते हैं, जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोले तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब जैसे ही राष्ट्रीय की बात हो, नेशनल की बात हो, तो आप लोग समझ लेना कि अब देश से बाहर की भी बात की जा रही है ना। तो देश से बाहर की बात कैसी जा रही है, मान लीजिए ये देश है ना, यहाँ से बाहर जो काम करने गए हैं, है ना, जो देश के बाहर काम कर रहे हैं अलग अलग देशों में, उनकी आय को जोड़ा जाता है, उनकी आय को इसमें जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो उनकी जो आय हो रही होगी, है ना, तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, मतलब गुड्स और जो हमारी सर्विस है, उसके अंतिम मूल्य प्लस उस वर्ष के विदेशों की आय, उस वर्ष की जो विदेशों से आय हमें हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ गए, नेशनल की जैसी बात हो जाए ना, तो समझ लेना कि देश के बाहर की भी हम लोग इसमें आय जोड़ लेंगे। देश में जैसे देश से बाहर आप लोग ही गए, मान लीजिए किसी विदेश में आप लोग जॉब कर रहे हैं, बड़ी जॉब कर रहे हैं, तो वहां से जो आप धन कमाओगे ना, वो भेजोगे तो अपने देश में ही ना, तो वो जीएनपी के माध्यम से हमारे देश में ऐड हो जाएगा, है ना। तो जीएनपी में क्या रहता है, जीएनपी में रहेगा जीडीपी प्लस एक्स, मतलब जो आपने आय भेजी वो, और प्लस एम, मतलब जो यहाँ से विदेशियों के द्वारा पैसा ले जाया गया। क्योंकि भाई हमारे देश में भी तो कुछ विदेशी काम कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम ही खाली विदेशों में काम कर रहे हैं। जब खुली अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें तो ये होता है कि हम भी दूसरे देश में काम कर सकते हैं और दूसरे देश हमारे इधर भी काम कर सकते हैं। तो यही हो गया इसका फॉर्मूला। जीएनपी कैसे निकालेंगे, अब आपको समझ में आ गया। जैसे पहले जीडीपी निकाल लीजिए, है ना, फिर उसमें ऐड कर लीजिए जो हमारे बाहर लोग गए हैं काम करने, उनको हम लोगों ने ऐड कर लिया, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ जो बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी तो कुछ धन ले जाएंगे भारत भारत से, तो उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका जीएनपी। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, देख लीजिए, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम का मतलब है विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। ठीक है, अब आप पूरा माजरा समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पर देखा हम लोगों ने सबसे पहले जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के बाद फिर क्या पढ़ा है हम लोगों ने यहाँ पर, एनडीपी, और एनडीपी के बाद फिर क्या पढ़ा है यहाँ पर, जीएनपी, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब बात कर लेते हैं एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब भाई जब हम लोगों ने जीएनपी देखी, तो अब हमें एनएनपी भी तो देखना पड़ेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो क्या होता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो होता है एक वर्ष में जो जीडीपी निकाली जाएगी ना, ठीक है, जीडीपी में से पहले तो विदेशों से आय जोड़ लीजिए, और उसमें से फिर लागत निकाल दीजिए। भाई विदेशों में लोग गए, पहले जीडीपी निकाली, है ना, जीडीपी के बाद विदेशों में लोग गए काम करने, तो उसमें भी तो पहले कुछ लागत आई होगी ना, कुछ डेप्रिसिएशन बना होगा ना, तो उस डेप्रिसिएशन को यहाँ से आप लोग घटा देंगे, है ना। तो हो जाएगा एक वर्ष में जीडीपी प्लस विदेशों से आय माइनस डेप्रिसिएशन, तो हो जाएगा हमारा क्या निकल आएगा, एनएनपी, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब थोड़ा सा कहीं जगह होगी तो एक पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को जीडीपी, एनएनपी और जीएनपी सब अच्छे से याद हो गया होगा, और अच्छे से मैं क्लियर करवा देता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा भारत देश, ठीक है, भारत देश हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पर जियो काम कर रही है, जियो ने कितना काम किया, 800, ठीक है। टाटा ने कितना काम किया यहाँ पर, 300, ठीक। और एक कोई और कंपनी ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, ठीक है, ओप्पो हमारे इधर की तो कंपनी है नहीं, चाइना की है ना। तो चाइना ने यहाँ पर काम किया कितना, 150, ठीक। अब डेप्रिसिएशन देख लेते हैं इसमें, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 40,
और यहाँ पर मान लीजिए कोई अपना मंगरू मंगरू काम करने गया विदेश, तो वो भी दे रहा है यहाँ से कितना 80। ठीक, अब इसको समझते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले जीडीपी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, जीएनपी निकालेंगे, है ना, और उसके बाद एनएनपी निकालेंगे। ठीक है, एनएनपी। ठीक, अब देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जीडीपी निकालिए। अब आप खुद ही बताइए जीडीपी कैसे निकलेगी। तो इन ये हमारे देश के अंदर हो रहा है काम पूरा, तो जीडीपी को आप निकाल लीजिए। देश के अंदर जितना काम हो रहा है, कितना काम होगा जीडीपी, 800, 300 और 150, तो हो जाएगा लगभग 1250। ठीक है, ये तो निकल गई जीडीपी। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग जीएनपी। जीएनपी को देखते हैं, तो जीएनपी में क्या आ जाएगा हमारा, जीडीपी तो आएगा ही, है ना, और जीडीपी में से कुछ निकल जाएगा, कौन सा, जो बाहर से कमाया है। ठीक, अब देखिए जीएनपी में कैसे क्या होगा, जो बाहर से कमा रहा है वो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन जो हमारे इधर कंपनी कमा रही है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी हो गई बाहरी, तो इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, किसमें, जीएनपी में। तो ऐड किसको कर लेंगे, ये जियो का कर लेंगे, टाटा का कर लेंगे, और मंगरू बाहर से कमा के ला रहा है ना, विदेशों से, तो वो भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया कितना, लगभग हमारा हो जाएगा 800, 300, 1100 और 1180 हो गया जीएनपी। ठीक, आप समझ में आ गया। अब देखिए एनएनपी। अब एनएनपी में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन और घटा देंगे, है ना। तो टोटल में से ये जो जितना जीएनपी निकला है उसमें से एनएनपी डेप्रिसिएशन घटा देंगे 40, तो 1180 में से 40 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1140। अब आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, है ना। यही हमारा तरीका था जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी का। अब आप लोग कहीं भी जाओगे ना, बिंदास तरीके से 1 मिनट सोचोगे तो आप बता दोगे अच्छा ये तो जीडीपी होता है, अच्छा ऐसे तो जीएनपी निकालते हैं, ऐसे एनएनपी निकालते हैं। ठीक है, अब सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब हम लोग ये अभी इंट्रो के तौर पे ये क्लास आई थी, ये क्लास आपको कैसी लगती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कमेंट सेक्शन में आपको लग रहा है कि बेहतर है क्लास तो आप बताइए, तो आगे इसको कंटिन्यू रख लेंगे, है ना। और अगर लगे कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा तो फिर इसको यहीं पे रोका जाएगा, है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसकी पीडीएफ जो है ना वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, है ना। तो अब इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।